हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के कारण। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि ये इन्फ्लेशन का सेकेंड वीडियो है। इन्फ्लेशन का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने डिटेल्स में डिस्कस किया था इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट को, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पहले पिछले वीडियो को कवर करें एंड उसके बाद ही यू शुड गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो सो दैट यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट। नाउ कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन को पढ़ने के लिए हमने दो पार्ट में उसे क्लासिफाई कर दिया है। एक है मांग प्रेरित स्फीति जिसे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं, और एक लागत प्रेरित मुद्रास्फीति जिसे हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया कि हमने इन्फ्लेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया उसके कॉजेस को, एक डिमांड साइड के कॉजेस और एक सप्लाई साइड के। ठीक है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन से शुरू करते हैं। इसके कॉजेस क्या हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब डिमांड जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जाए और प्रोपोर्शनेट इंक्रीज सप्लाई में ना हो पाए, डिमांड के बढ़ जाने के कारण और सप्लाई में कोई भी अगर इंक्रीमेंट या इंक्रीज हमें नहीं दिख रहा है तो ऑटोमेटिकली जो प्राइसेस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसे हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो मैं आपके लिए रीड कर दूं कि व्हेन देयर इज अ परसिस्टेंट इंक्रीज इन डिमांड, इसका मतलब है कि मांग में लगातार वृद्धि हो रही है और जो सप्लाई है, आपूर्ति, इट डज नॉट इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली, इसका मतलब है आपूर्ति अनुपातिक रूप से नहीं बढ़ती है। तो जब डिमांड बढ़ता जाए और सप्लाई नहीं बढ़ पा रहा है उस प्रोपोर्शन में, तो नेचुरली जो कीमत है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उसे ही हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, तो हमने जो कॉजेज है उसको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है। तो सबसे पहले द मेन कॉजेज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन आर। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि डिमांड में हमने जब आपको एग्रीगेट डिमांड मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेट डिमांड में चार कंपोनेंट्स होते हैं। सी दैट इज प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड लास्ट था एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो एडी के इनमें से किसी भी कंपोनेंट में अगर आपको वृद्धि देखने को मिलती है तो नेचुरली उसका आउटकम क्या होगा कि अगर सप्लाई नहीं बढ़ पाया उस प्रोपोर्शन में तो जो प्राइसेस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर भी हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या में वृद्धि। अब पॉपुलेशन बढ़ जाने से क्या होगा कि जो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज है वो इंक्रीज कर जाएगा, और अगर उस प्रोपोर्शन में सप्लाई इंक्रीज नहीं किया तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पॉपुलेशन के बढ़ने से किस चीज में राइज आएगा, देयर विल बी एन इंक्रीज इन द डिमांड। ठीक है, और जिस कारण से इट विल लीड टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। नेक्स्ट है इंक्रीज इन मनी सप्लाई। ठीक है, तो याद रखना है कि कंट्री में जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मनी सप्लाई से जो संबंधित नीति है, उसे आरबीआई फ्रेम करती है। तो अगर मनी सप्लाई बढ़ जाता है, आरबीआई एक एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी अडॉप्ट करती है जहां हर चीज का जो ब्याज दर है सपोज कम हो जाता है फॉर इंस्टेंस, तो ऐसे में क्या होगा कि लोगों के पास परचेजिंग पावर ज्यादा हो जाएगा, तो लोग डिमांड क्या करेंगे, ज्यादा। तो अगर मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है, मनी सप्लाई बढ़ेगा, तो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हर पॉइंट में कहीं ना कहीं डिमांड में ही आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग डिमांड साइड के बारे में बात कर रहे हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, की डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ जाता है और सप्लाई नहीं बढ़ पा रहा है। तो अभी हम सिर्फ डिमांड साइड की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब सरकारी व्यय। अब सरकार जब खर्च करेगी तो हमें पता है कि एग्रीगेट डिमांड का एक कंपोनेंट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है एंड स्पेशली अगर वो जो खर्च है वो अनप्रोडक्टिव है, मतलब ऐसे हम चीजों पे खर्च कर रहे हैं जिससे सप्लाई में, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है, सपोज डिफेंस में, सिक्योरिटी में, तो उससे क्या हो रहा है कि लोगों के पास परचेजिंग पावर तो जा रहा है लेकिन सप्लाई हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, जिस कारण से डिमांड का जो एक्स्ट्रा प्रेशर है, एक्सेस डिमांड का जो प्रेशर है, उससे प्राइसेस जो है वो क्या होगा, बढ़ने लगेगा।
ठीक है। फिर है इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर का मतलब क्या होता है कि जो वैसा इनकम जो लोग खर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगा तो लोगों का कंजम्पशन बिहेवियर क्या होगा कि लोग अब ज्यादा डिमांड करेंगे, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम टैक्सेस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि टैक्स पे करने के बाद जो आपके पास आय बचता है, इनकम बचता है, उसे डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। तो अगर डिस्पोजेबल इनकम में इंक्रीज देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हम इससे रिलेट कर सकते हैं कि भाई अगर टैक्सेस कम है तो आपका डिस्पोजेबल इनकम क्या होगा, ज्यादा। तो जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगा, लोग कंज्यूम क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, हमें पढ़ा था पिछले वीडियो में कि वो डिपेंड करता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर पे। तो आप ये जो देख रहे हैं पॉइंट सी एंड डी, ठीक है। पॉइंट सी है रिलेटेड टू पब्लिक एक्सपेंडिचर, और पॉइंट डी में जब हम डिस्पोजेबल इनकम की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लेस टैक्सेस अगर होंगे तभी डिस्पोजेबल इनकम क्या होगा, ज्यादा। तो सरकार का ये जो एक्सपेंडिचर और टैक्स रिलेटेड पॉलिसी होता है इसे फिस्कल पॉलिसी भी बोलते हैं, ठीक है। फिर है डेफिसिट फाइनेंसिंग। इसे आप अच्छे से समझेंगे डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है और ये कैसे इन्फ्लेशन इससे होता है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है, सबसे पहले आप समझिए कि गवर्नमेंट बजट में डेफिसिट किसे कहते हैं। तो अगर सरकार का जो खर्च है, सरकार का जो व्यय है, वो सरकार के आय से अगर ज्यादा है तो बजट में क्या बोला जाएगा, डेफिसिट है। खर्चा ज्यादा है और आमदनी जो है, रेवेन्यू जो है, इनकम जो है वो क्या है, कम है। तो उसे हम क्या कहेंगे, बजट डेफिसिट। तो सरकार क्या करती है कि इस डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, मीट करने के लिए आरबीआई को अप्रोच करती है फंड्स के लिए। तो आरबीआई न्यू नोट्स को प्रिंट करके हेल्प करती है गवर्नमेंट को। तो इससे जो मनी सर्कुलेशन है वो क्या हो जाता है, मनी सप्लाई जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है। फिर है ग्रोथ इन ब्लैक मनी। ब्लैक मनी मतलब काले धन में अगर वृद्धि होगी तो अनप्रेसिडेंटेड वे में डिमांड को आप देखेंगे कि डिमांड बहुत अधिक बढ़ते जाएगा। तो ऐसे में भी डिमांड बढ़ जाने से इन्फ्लेशन आ सकता है। एंड लास्ट है डेप्रिसिएशन ऑफ द एक्सचेंज रेट। इस टॉपिक को भी आप अच्छे से समझे, डेप्रिसिएशन ऑफ द एक्सचेंज रेट क्या होता है। अब एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन क्या होता है कि सपोज $1 जो है वो ₹60 है फॉर इंस्टेंस, अब $1 ₹70 हो गया। तो इसका मतलब है कि हमारा जो इंडियन करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो गया है, ठीक है। क्योंकि पहले $1 के गुड्स को खरीदने के लिए हम ₹60 पे करते थे, अब वही $1 के गुड्स को खरीदने के लिए हमें ₹70 देना पड़ रहा है। तो हमारा इंडियन करेंसी जो है उसे हम क्या मानेंगे कि वो डेप्रिशिएट कर गया है, क्योंकि आपको मोर इंडियन रुपीज आर नाउ रिक्वायर्ड टू बाय $1। तो डेप्रिसिएशन से इन्फ्लेशन का क्या लेना देना है। तो देखो डेप्रिसिएशन अगर होगा, $1 60 से 70 हो गया, तो इससे हमारा जो इम्पोर्ट्स है, इंपोर्ट का मतलब होता है जो आप बाहर देश से कुछ मंगवाते हो उसे इंपोर्ट कहते हैं। तो ये इंपोर्ट में गिरावट आएगी, इंपोर्ट जो है वो घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि आपके लिए फॉरेन का गुड्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। क्योंकि आप पहले $1 के लिए ₹60 दे रहे थे, अब आपको ₹70 देना पड़ेगा। तो एक तो हो गया कि इंपोर्ट घट जाएगा, और इसका असर एक्सपोर्ट पे भी पड़ेगा। एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि फॉरेनर्स पहले $1 देके ₹60 का गुड्स लेके जाते थे, अब वो वही $1 से ₹70 का गुड्स लेके जाएंगे। तो उनके लिए इंडियन गुड्स क्या हो जाएगा, चीपर। तो एज अ रिजल्ट हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगा। तो हमें पता है कि ये जो नेट एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है, ठीक है। जो एग्रीगेट डिमांड हम निकालते हैं उसका कंपोनेंट होता है C+I+G+ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो अगर एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और इंपोर्ट घट जाएगा तो फिर एडी जो है एज अ कंपोनेंट, एडी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एडी बढ़ जाएगा और हमारा सप्लाई अगर कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं बढ़ता है तो इससे भी प्राइसेस जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज वन साइड। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन मैं बता दूं, हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक डिमांड साइड के फैक्टर्स हैं और एक सप्लाई साइड का फैक्टर है, ठीक है। तो अभी इस स्लाइड में हमने डिस्कस किया है डिमांड साइड के फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जिससे डिमांड में इंक्रीज हो जाता है और सप्लाई अगर इंक्रीज नहीं करता है प्रोपोर्शनेटली तो प्राइसेस जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन जनरली हम एक्सप्लेन करते हैं तब जब इकोनॉमी जो है इट इज नियर और एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल।
पूर्ण रोजगार के तरफ है या इकोनॉमी जो है वो पूर्ण रोजगार पे है। इसका मतलब है क्योंकि प्राइसेस तो तभी बढ़ता है जब सप्लाई नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि अगर डिमांड बढ़ रहा है और अगर हम सप्लाई भी बढ़ा दे रहे हैं तो एक्सेस डिमांड तो क्रिएट नहीं होगा, तो प्राइस तो नहीं बढ़ेगा। लेकिन जब इकोनॉमी अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की सिचुएशन में है, जहां रिसोर्सेज ऑलरेडी, सारे संसाधनों को हमने ऑलरेडी उपयोग कर लिया है, तो उसके बाद सप्लाई बढ़ाने की गुंजाइश नहीं होती है और इसके बाद ही जो है वो प्राइसेस में आपको राइज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पिछले स्लाइड में हमने देखा कि कैसे डिमांड फैक्टर्स के कारण इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। इस स्लाइड में हम बात करेंगे सप्लाई साइड के फैक्टर्स के बारे में। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मैं बता दूं, उसे सप्लाई साइड इन्फ्लेशन भी कहते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को ग्राफ से हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, तो आई जस्ट हेल्प यू अंडरस्टैंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। वील जस्ट गो थ्रू दिस लाइन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन राइज इन प्राइस is due to rise in the cost of production। इसका मतलब है कि लागत में अगर वृद्धि होगी और उस कारण से अगर कीमत बढ़ता है तो उसे हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, तो आप दोनों साइड के फैक्टर्स आपको लिखने होंगे, डिमांड साइड के फैक्टर्स भी और सप्लाई साइड के फैक्टर्स भी। सो द मेन कॉजेज ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आर, सबसे पहले शॉर्टेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब है उत्पादन के कारकों की कमी। तो नेचुरली जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या कच्चे माल की कमी होगी तो उत्पादन जो होगा, प्रोडक्शन जो होगा वो भी कम होगा, और जब सप्लाई कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली मुद्रास्फीति का जो वातावरण है वो उत्पन्न होगा, इन्फ्लेशन का सिचुएशन जो है वो अराइज होगा। फिर है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, औद्योगिक विवाद या औद्योगिक अशांति। इसमें क्या होता है कि कई बार मजदूर और मालिकों के बीच में जो होता है सहयोग ना होने पर या तालमेल सही नहीं होने के कारण तालाबंदी और ऐसा स्ट्राइक्स, लॉकआउट जैसा सिचुएशन आता है, तो इसमें तो स्वाभाविक है कि जो उत्पादन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये सप्लाई साइड का एक फैक्टर है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। देन यू हैव नेचुरल कैलामिटीज। नेचुरल कैलामिटीज अफेक्ट करता है मोस्टली आपका, अगर हम लेके चले एग्रीकल्चर सेक्टर को, अगर हम ध्यान में रखें तो एग्रीकल्चरल सप्लाई इरेगुलर भी हो सकता है। क्यों? सपोज कभी ड्रॉट का सिचुएशन है, कभी फ्लड का सिचुएशन है, तो ऐसे में एग्रीकल्चरल सप्लाई क्या हो जाएगा, कम। और जब एग्रीकल्चरल सप्लाई कम होगा तो ऑटोमेटिकली उसके जो प्राइसेस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो नेचुरल कैलामिटीज तो है वो इन जनरल ही जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, उसे रिड्यूस कर देगा। तो हमने इसे एग्रीकल्चरल सेक्टर से रिलेट करके इसके एग्जांपल को एक्सप्लेन किया। फिर यू हैव आर्टिफिशियल स्कैसिटी। आर्टिफिशियल स्कैसिटी कैसे होगा? जब जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो एसेंशियल गुड्स होते हैं उन्हें होर्ड कर लेते हैं। होर्ड कर लेते हैं मतलब अपने पास रख लेते हैं, लार्ज अमाउंट में स्टॉक कर लेते हैं, तो जिससे मार्केट में उसका शॉर्टेज क्रिएट हो जाता है और जो प्राइसेस होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हायर टैक्सेस, सपोज जो इनपुट्स हैं, जो रॉ मटेरियल्स है, उस पर टैक्सेस अगर ज्यादा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली उससे जो सप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा। फिर है आउटडेटेड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। डेफिनेटली आपका जो उत्पादन का तरीका है वो भी मैटर करता है। अगर आपके टेक्निक्स जो है वो बैकवर्ड है, पुराने टेक्निक्स आप यूज कर रहे हैं, आपका एक्सेस नहीं है टूवर्ड्स गुड टेक्नोलॉजी, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, तो फिर आपका जो प्रोडक्शन है वो उतना एडिक्वेट नहीं होगा कि वो डिमांड को मैच कर पाए, और इस कारण से इन्फ्लेशन का सिचुएशन जो है वो अराइज हो सकता है। फिर है हाई एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस, उच्च प्रशासित मूल्य। इसका मतलब है बहुत सारे कमोडिटीज ऐसे होते हैं जिनकी कीमतों को एडमिनिस्टर करता है गवर्नमेंट। तो कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट ये एडमिनिस्ट्रेड प्राइस को बढ़ाते जाता है ताकि अपने पब्लिक सेक्टर के लॉसेस को वो कवर कर सके, जिस कारण से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अराइज होता है। फिर है इनएडिक्वेट ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो अगर एडिक्वेट ग्रोथ नहीं होगा, औद्योगिक उत्पादन की जो आपूर्ति है वो पर्याप्त अगर नहीं होगी, तो ऐसे में इंडस्ट्रियल सप्लाई जो होगा वो घट जाएगा और जो प्राइसेस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देन यू हैव
एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी में मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट जो है वो एमएसपी पॉलिसी अनाउंस किया, एमएसपी पॉलिसी फॉर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। एमएसपी पॉलिसी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि भाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है इससे कम कीमत में नहीं बिकेगा, तो इससे भी इन्फ्लेशन अराइज होता है। एंड लास्ट यू हैव राइजिंग प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स। इसमें याद रखना है कि अगर हम रॉ मटेरियल और मशीन वगैरह हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और अगर उसकी कीमत में अगर आप देखते हैं कि अगर वो उसका प्राइस जो है वो बढ़ जाता है, तो हमारे लिए जो लागत होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जिससे फिर प्राइसेस जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और उससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का जो सिचुएशन है वो अराइज हो जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द फैक्टर्स फ्रॉम द सप्लाई साइड। ठीक है, सो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यू हैव टू रिमेंबर कि वो लागत प्रेरित मुद्रास्फीति है, और जिसके कितने कारण है, यू हैव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट जे। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन को डिटेल्स में स्टडी किया। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको सारे कॉजेज के जो हेडिंग्स हैं वो याद हो, एंड बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर द नोट्स ऑल्सो। एंड वी आर लेफ्ट विथ वन मोर टॉपिक ऑन इन्फ्लेशन, दैट इज इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के प्रभाव। तो इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसमें हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन का जो प्रभाव है वो अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग होगा। सपोज प्रोड्यूसर है तो उसके लिए इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट अलग होगा, कंज्यूमर्स के लिए अलग होगा, डेटर्स के लिए अलग, क्रेडिटर्स के लिए अलग, वेज अर्नर्स के लिए अलग। तो इस तरीके से इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन जो एक छोटा टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड इन केस यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द पॉइंट्स or you need explanation for any of the points, you can connect to me through WhatsApp or the comment section of the YouTube video. Thank you.